आधुनिक भारत के इतिहास में अभी तक अपन लोगों ने क्या क्या देख लिया है। तो अपन लोगों ने यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखा, फिर अपन ने बंगाल को देखा, फिर मैं आपको सीधे कहाँ लेके चला गया था 1857 की क्रांति में। यहाँ तक मेरे को पूरी आशा है कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, आप लोगों का रिवीजन भी हो गया होगा और आप लोगों ने तैयारी भी कर ली होगी। यहाँ तक देखो अपन क्रम में थोड़ा ज्यादा आगे आ गए थे, 1857 क्रम में थोड़ा आगे। इस बीच में अपने को कब्जे करवाने हैं वापस से। ब्रिटिश आए, उन्होंने बंगाल पे कब्जा करा, उन्हों को बाकी राज्यों पे भी तो कब्जा करना बाकी है ना। जब ब्रिटिशों का आगमन हुआ तो दिल्ली में कौन बैठे हुए हैं? तो दिल्ली में मुगल बैठे हुए हैं। बाकी जो मध्य भारत का क्षेत्र है, कहीं ना कहीं दक्षिण भारत का क्षेत्र है, वहां किनका प्रभाव है? तो मराठों का प्रभाव है। दक्षिण में निजाम है, और ज्यादा दक्षिण में जाओगे तो फिर मैसूर है। पूरब में बंगाल पे उनका कब्जा हो चुका है। राजस्थान का क्षेत्र में राजपूताना का शासन है, पर राजपूताना का नाम के लिए शासन है। नाम के लिए इस शासन के उन्होंने अधीनता स्वीकार कर रखी थी। किनकी? मुगलों की। अधीनता मुगलों की स्वीकार है, पर लूटपाट कौन कर रहे हैं? मराठे कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति थी उस समय। 1857 की क्रांति तब होगी जब इन सब जगहों पे किनका शासन हो जाएगा? अंग्रेजों का। तो इस बीच में अपन एक एक राज्य को देखते हैं। बंगाल अपन ने देख लिया था, अपन मराठों को देखते हैं कि कैसे मराठा क्षेत्र पे जहां मराठों का शासन था वहां अंग्रेजों का शासन होगा। तो इसको जानने के लिए पहले मराठों को समझना पड़ेगा। मराठा साम्राज्य, आप लोग जब मराठों को पढ़ोगे समझोगे तो आप लोगों को कुछ चीजें समझ में आएगी कि बाकी हिंदू साम्राज्यों से बहुत अलग है। ये प्रिग्मेटिक सोच वाले लोग हैं। ये सब बताना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप लोगों को पता चले कि डिप्लोमेसी अलग चीज होती है, प्रिग्मेटिक सोच अलग चीज है, और आदर्शवाद अलग चीज है। आदर्शवाद समझते हैं आप लोग? आदर्शवाद और यथार्थवाद दो शब्द होते हैं। एक होते हैं आदर्शवाद, यथार्थवाद। ये दोनों नाम सुने आप लोगों ने? आदर्शवाद और यथार्थवाद। ये आइडियलिज्म होता है और दूसरा होता है प्रिग्मेटिज्म। कई बार आप लोग बोलते हो ना एक दूसरे को, क्या थोड़ा प्रिग्मेटिक हो जाए यार? बोला है कभी किसी ने? नहीं बोला है। थोड़ा प्रैक्टिकली सोच, ये थोड़ा कॉमन वर्ड है, प्रैक्टिकली सोच। मैं अगर आप लोगों में से बोलूं कि आप एक छोटा सा जानवर का बच्चा है, आप लोगों में से कौन उसको मारना पसंद करेगा? हाथ खड़े करो। ऐसे गर्दन काटनी है उसकी धीरे धीरे, कौन काटेगा? तो आपके आदर्श है, कभी भी नहीं काटोगे ना उसकी गर्दन? पक्का आपके आदर्श हैं कि नहीं काटोगे? पर यही अगर अपने परिवार में किसी की गर्दन पे ऐसे चक्कू और बोले कि इसको काट, या तेरे घर वालों किसी को काटे, तब क्या करोगे? तब काट दोगे, सब लोग काट दोगे। तो फिर तुम्हारे आदर्श कहाँ गए? अभी तक तो तुम बड़े सिचुएशन, इसको बोलते यथार्थवाद। सिचुएशन के हिसाब से आदर्श जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, कसमें वादे कुछ होते ही नहीं है। ऐसा कौन बोलता है? यथार्थवाद बोलता है कि आदर्श जैसी कोई चीज नहीं होती है। सब बातें क्या है? झूठी है। सब बातें झूठी है। जो बोलते ना कि मैं ऐसा हूं, बहुत ईमानदार हूं, या फिर कोई सी भी चीज कि मैं कस्में निभाता हूं, वादे निभाता हूं, वो सब चीजें झूठी होती है। यथार्थवाद ये बोलता है कि परिस्थितियों के हिसाब से सारे वादे बदलते हैं। एक व्यक्ति था मैकियावेली, उसने बहुत अच्छी बुक लिखी है, द प्रिंस। उसने यही बातें बोली है, बोले कि कस्में वादे कुछ नहीं होते हैं, शासक को जो इच्छा हो करना चाहिए, उसके लिए कोई बुक वगैरह कोई मायने नहीं रखती। मैं इतनी चीजें इसलिए समझा रहा हूं कि मराठे जो है वो प्रिग्मेटिक हैं, आदर्शवादी नहीं है। राजपूत आदर्शवादी थे। राजपूत कौन थे? आदर्शवादी। शाम को नहीं लड़ना। आप लोग देखोगे कि रतन सिंह क्या करेगा, जब हराने पे आ जाएगा अलाउद्दीन खिलजी को, तो उसको तलवार निकाल के देगा कि भाई तेरी तलवार गिर गई, मेरी तलवार से लड़। दो तलवार रखते हैं कि एक मेरे लिए, एक दुश्मन के लिए, कि निहत्थे को ना मारूं। रात हो जाएगी तो युद्ध बंद कर देंगे, भक्ति हुई सेनाओं को नहीं मारेंगे। ये सब क्या होता है? तो ये आदर्श होते हैं। मराठों में आदर्श नहीं थे। मराठे बोलते थे जो जैसा हम वैसे ही जवाब देंगे उसको।
समझ पा रहे हो? ये सब बताना इसलिए जरूरी है कि आप देखोगे मराठे हर तरह के छल का उपयोग करेंगे, हर तरह के, क्योंकि उनको पता है जो सामने वाला है वो इन सब चीजों में मानता ही नहीं है, तो नहीं मानता है तो उसको जवाब तो देना पड़ेगा ना। टेक्टिक से भारत ने पाकिस्तान पे आक्रमण करा था ऑपरेशन सिंदूर में, तो कब करा था? दिन में करा था क्या? रात में करा था, जबकि अपनी परंपरा तो ये कहती है रात को युद्ध नहीं होते हैं, और सामने वाला इन सब चीजों को मानता है क्या? इंसान ही नहीं है वो, इंसानों पे लागू होता है ना नियम, तो समझ रहे हो ना? उन पे क्या लागू करना? वैसे मराठी भी हैं, कुल मिला के इतना समझना, क्योंकि जब बहुत सारी चीजें आएंगी तो आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि यार ये तो धोखा दे रहे हैं। दिया उन्होंने, 1000 बार देंगे, जैसे सामने वाले हैं उनसे बढ़ के हैं ये मराठी। एक इनका जो क्षेत्र है ना, उस चीज का भी ध्यान रखना, इनका क्षेत्र इतना उपजाऊ नहीं है। मराठवाड़ा जो क्षेत्र है वहां पानी की आपूर्ति इतनी नहीं है, तो ये लोग बहुत मजबूत हैं शारीरिक रूप से, मेहनत करने की आदत है, मजबूत हो गए, मरने से डरते नहीं। आगे बढ़ते हैं ना, क्या हो रहा है? जो मराठा साम्राज्य की स्थापना कर रहे हैं, हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूं कि आज आरती हमारी तरफ से है ना, इतिहास विभाग, ठीक है? ये चालू है बंद? ऐसा कुछ हो तो रोक दिया करो। मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने करी है? बोलो बेटा, किसने करी है? छत्रपति शिवाजी महाराज, वो स्थापना करता है, तो अपने को उनसे ही शुरुआत करनी है। आदर्शवाद यथार्थवाद समझ गए ना? जानना जरूरी है बेटा, नहीं तो अपने दिमाग में ऐसा नहीं आया कि यार धोखा दे रहे हैं, देखो यार ये टेक्टिक्स होती है ना। शिवाजी का जो जन्म है वो 19 फरवरी 1630 को हो रहा है। इनकी माता का नाम सब लोग जानते होंगे, क्या नाम है? जीजाबाई। और पिताजी का नाम क्या है? शाहजी। शाहजी भोसले पूरा नाम है, जो अपन पढ़ते हैं ना भोसले परिवार में, आपको आगे बताया था मैंने मराठों में, है ना, समझाया था, बस ये वही है, उनके परिवार के लोग। इनका जन्म कहां हो रहा है? तो शिवनेरी के दुर्ग में हो रहा है। ये जो शिवनेरी का दुर्ग है ना, दुर्ग होता है किला, किले में, हर किले में अपनी एक माता होती है जो उस किले की रक्षा करती है, तो उस माता का नाम था शिवराई। क्या नाम था? शिवराई। शिवनेरी का किला था, वहां की इष्ट देवी का नाम था शिवराई, उस शिवराई के नाम पे इनका नाम क्या पड़ा? शिवाजी। पूछे करें, अपने दिमाग में आया, कोई पूछ ले कि शिवाजी नाम है क्यों, तो किसके नाम पे पड़ रहा है? शिवनेरी दुर्ग में जो शिवाई माता है ना, उनके नाम पे पड़ रहा है। शिवनेरी दुर्ग भी शिवाई माता के नाम पे ही पड़ा हुआ है। यहां तक समझ में आया इनके जन्म के बारे में। फिर थोड़े बड़े हो गए, ज्यादा बड़े भी नहीं हुए थे, पर शादियां हो गई, पहले हो जाती थी जल्दी शादियां, तो इनकी विवाह देख लो। कुल मिला के लगभग 6 से 7 विवाह हुए हैं इनके। कितने? 6 से 7 पत्नियां थी। राजा हैं वो, अकबर की तो 5000 थी, अपने तो बहुत कम है, अभी तो बहुत पीछे हैं। एक तो इतिहास पढ़ने वालों के साथ में ये समस्या भी है, तो पढ़ पढ़ के क्या थोड़ी उनके दिमाग में यही चीजें चलती है हाँ, गुस्सा नहीं करना। पहली का नाम क्या है? सईबाई निम्बालकर। सईबाई निम्बालकर। ये सब मराठी नाम है। सईबाई निम्बालकर। क्या? सईबाई निम्बालकर। सही? अच्छा, सही, सही है। बा ई पे
भाई अच्छा ये वाली ई आती है वो बड़ी, तो इसको मात्रा थोड़ी बोलते, उसको बोलते बड़ी ई। अरे यार ऐसे ग्रामर मेरे को सिखा रही है ई की। इनके जो पुत्र हुए उनका नाम क्या था? संभाजी। जिनके मूवी आई थी वो किनके पुत्र हैं? इन्हीं के पुत्र। और इनकी पत्नी का नाम क्या है? तो यशुबाई। वो जानते रहिए संभाजी की पत्नी का नाम क्या है? यशुबाई। और इनके पुत्र का नाम क्या है? साहू जी। अगर किसी ने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी है तो इनको जानते होंगे, साहू जी को। साहू जी कौन थे? छत्रपति थे। पेशवा कौन थे? बाजीराव। वो जाते हैं बोलते हैं साहू जी को कि मेरे को तो सीधे दिल्ली में हमला करना है। साहू जी मना कर देते कि अभी मत करो यार। ये वही साहू जी। ये हो गए पहले। फिर इनकी जो दूसरी पत्नी है उनका नाम है सोयराबाई। मराठी नाम है, थोड़े अजीब हैं, हमारे लिए अलग हैं, है ना? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं यार। इनके जो पुत्र है उनका नाम है राजा राम। इनकी पत्नी का नाम है ताराबाई। ये बड़ी प्रसिद्ध है। अच्छा जो ये सोयराबाई है ना, ये सोयराबाई बहुत प्रिय है। अच्छा इनके पुत्र का नाम है शिवाजी सेकंड। शिवाजी द्वितीय। ये पत्नी बड़ी प्रिय है इनको। इसको इन्होंने राजमहिषी का दर्जा दिया है। पत्नियां हैं कई कई सारी, उसमें एक प्रिय पत्नी होती है, होती है, सभी में होती है। तो उसमें उसको क्या उपाधि दी है? राजमहिषी की उपाधि। क्या की? राजमहिषी की उपाधि। हाँ, राजा की मेन पत्नी, राजमहिषी की उपाधि दी। और एक और काम भी करा कि जब इन्होंने राज्यारोहण करवाया ना, तो राज्यारोहण के समय हवन होता है। हवन होता है तो अपने हिंदू धर्म में इतनी सही सही चीजें हैं कि लोग ध्यान नहीं देते। आप लोगों को पता है पति अकेला हवन नहीं कर सकता है कभी। कितनी अच्छी चीज है। लोग फोकट ही इधर उधर अकेले घूमते रहते हैं, शादियां नहीं करते हैं। जब क्या सच में एक तो मोक्ष प्राप्त करने वाली बात अलग है। एक बोलते हैं ना कि औरत विघ्न उत्पन्न करती है मोक्ष के मार्ग में, बाधा है। अरे काय की बाधा है? उसके बिना तो हवन ही नहीं हो सकता। हवन में बैठ ही नहीं सकते हो औरत के बिना, औरत को बिठाना ही पड़ेगा। कितनी अच्छी व्यवस्था है। तो जो हवन में बिठाया था शिवाजी महाराज ने, किनको बिठाया था? सोयराबाई, राज्याभिषेक के हवन में। जो भी आए शेख लिख देना है ना। राज्याभिषेक का जो यज्ञ हुआ उसमें किसको बिठाया था? सोयराबाई। यहां तक समझ में आया? फिर एक और पत्नी थी, उनका नाम था पुतलीबाई। ये सती हो गई थी जब शिवाजी का देहांत हुआ था ना। तो ये सती हो गई थी, मतलब इन्होंने जो भी आत्महत्या वगैरह जो भी करी हो वो कर ली। फिर और भी कुछ है, एक सकवार बाई है, गुणवंता बाई है। ये कितने हो गए? 1 2 3 4। सकवार बाई, गुणवंता बाई। सकवार बाई है, गुणवंता बाई है, लक्ष्मीबाई और सगुना बाई। और सगुना बाई। समझ में आ गई? देखो क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, इसलिए लिखवाई है। क्वेश्चन से आता है कि मतलब कौन सी पत्नी नहीं है, या ऐसे आ सकता है कि साहू जी किनके पुत्र हैं, संभाजी किनके पुत्र हैं, संभाजी की पत्नी का नाम क्या, तो अपने को पता रहे
कि कौन कौन ऐसा ऐसा आ सकता है क्वेश्चन कि यार निम्न में से कौन इनके मरने के साथ में सती हो गई थी, तो बता सके पुतली बाई हुई थी। समझ रहे हो ना? ऐसा अपने को ध्यान में रहे, बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। मेन मेन कौन है? 1 2 और ये तीसरी, बस, बाकी नहीं। आगे बढ़े। अब इनका राजनीतिक जीवन देखते हैं अपन, जो अपने लिए मेन इंपॉर्टेंट है। बढ़े आगे। तुम सब में से 16 साल का कौन है? मतलब 16 साल से भी कम का कोई है? सभी 16 साल से बड़े हो? अभी तक तुमने जीवन में कोई सा मुकाम हासिल करा है कि कुछ, हाँ यार, कुछ ना कुछ हमारी उपलब्धि रही हो कि देखो सर मैं 16 साल का हूं और मेरी ये उपलब्धि रही हो? है अभी तक कुछ है? सब यार कुछ बड़ी उपलब्धि हो। वाह यार, वो तो तुम अगर नहीं भी करोगे तब भी तुमसे जबरदस्ती करवाया जाएगा। तो तुम अपनी इच्छा से, तुमको इच्छा से उपलब्धि नहीं मिल रही है, वो तुमको थोपी गई है। क्या हो रहा है? अच्छा, इनके गुरु वगैरह के बारे में भी जान लो यार, पहले इनके बारे में ही जान लो पूरा। इनके गुरु हैं समर्थ रामदास जी। समर्थ रामदास इनकी एक बुक है दास बोध। आता है क्वेश्चन, शिवाजी के गुरु का नाम क्या है? तो समर्थ रामदास। क्या नाम है? इनकी बुक का नाम क्या है? दास बोध। ये गेरुए कलर के कपड़े पहनते थे, भगवा कलर के। तो शिवाजी महाराज के जो ध्वज है, जो भगवा कलर है, उसका मार्गदर्शन उनको किन से मिला? इन्हीं से मिला है। तो भगवा कलर किन को देख के उन्होंने अपनाया? तो अपने गुरु को, समर्थ रामदास जी को देख के। भगवा रंग ध्वज में किस लिए लेके आ रहे हैं? तो समर्थ रामदास जी को जब देखा कि यार इतने पूज्य व्यक्ति हैं, बंद कर दे पंखा, आप लोग पीछे बैठ जाओ, थोड़ा सा वो वाला बंद कर देना, इस साइड में बैठ जाओ, उधर ही बैठ सकते हो, वहां यहाँ। तबीयत ठीक नहीं है? यहाँ तो नहीं आ रही आवाज यार? ठीक है, यहां तक समझ में आया? इनसे सीखा। एक और इनके गुरु हैं, जिनका नाम है दादा कोणदेव। दादा कोणदेव ये जो दादा कोणदेव है ना, ये इनके सैन्य शिक्षक हैं। जितनी भी सैन्य शिक्षाएं किन्होंने दी है? दादा कोणदेव ने दी। प्लस एक जगह है रायरी की पहाड़ी, महाराष्ट्र में एक जगह रायरी की पहाड़ियां, वहां पे एक बार शिवाजी महाराज को लेके गए। वहां राज राजेश्वरी का टेम्पल है। वहां पे जाकर शिवाजी महाराज को इन्होंने बोला कि देखो हमने तुमको सब कुछ सिखाया, इसका उपयोग कहां करोगे? तो शिवाजी महाराज ने बोला आप बताओ, आप हो गुरु। तो उन्होंने अच्छे से समझाया और बताया कि तुमको काय की स्थापना करनी है? तो हिंदू स्वराज की स्थापना करनी है। तो यहीं पे ही कौन है हिंदू स्वराज की शपथ दिलाने वाले? तो दादा कोणदेव, इन्होंने शपथ दिलवाई इनको हिंदू स्वराज की। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? अब इनका राजनीतिक जीवन देखो, जो अपने लिए मेन इंपॉर्टेंट है, जिसलिए अपन पढ़ रहे हैं मराठा साम्राज्य। सबसे पहले लिखना 1646।
एक जगह है तोरण, इन्होंने पहला जो किला जीता है उसका नाम क्या है? तोरण। इन्होंने तोरण का किला जीता है और इनकी एज कितनी है? 16 साल में। 16 साल कर रहा था ना। वो कारण यही है कि ये 16 साल की उम्र में क्या कर रहे हैं? तोरण का किला जीत रहे हैं। और एक अपन है, सर बारिश हो रही है, अभी नहीं अब आएगा कॉलेज, क्लास मत लेना। देखा है ना, कितनी चिंता करते हो ना मेरी। मैं तो एक एग्जांपल बता रहा हूं, खुद पे मत ले। ये समझ रहे हो ना? एक ये है 16 साल की उम्र में किले जीत रहे हैं, एक हम हैं रेगुलर क्लास में नहीं आ पाते हैं, कभी क्या होता है कभी क्या होता है। समझ रहे हो ना? मतलब बड़ी बात है। कभी कभी कुछ चीजों से मोटिवेट भी होना चाहिए ना। फिर क्या हो रहा है? एक अभियान है इनका, सालेहर का अभियान। 1659 जो मेन चीजें हैं वो बता रहा हूं। सालेहर का अभियान, आप लोगों ने अफजल खान का नाम सुना है? उसका संबंध इसी से है। हुआ क्या? औरंगजेब ने कसम खा ली कि मेरे को पूरे के पूरे भारतीय साम्राज्य पे क्या करना है? कब्जा करना है। उत्तर में तो उसका शासन था ही सही, वो धीरे धीरे दक्षिण की तरफ आ गया। दक्षिण में उसके कई साम्राज्यों ने स्वागत करा, पर बहुतों ने नहीं भी करा। जैसे गोलकुंडा था, बीजापुर था, इनमें कई शिया प्रधान थे और औरंगजेब पक्का कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसको जितनी नफरत हिंदुओं से थी उतनी शियाओं से भी थी। उसने बीजापुर के सुल्तानों को, जो आदिल शाही सुल्तान थे बीजापुर के, उनको बोला कि हमारी बात मानो। उन्होंने मानने से मना कर दिया। तो इनके विरुद्ध क्या लड़े? युद्ध लड़े। तो मराठे थे, मैंने बोला प्रेग्मेटिक लोग हैं, फायदा उठाना था। तो इन्होंने बीजापुर के जो सुल्तान थे आदिल शाही, उनको बोला कि आपकी तरफ से लड़ेंगे। सुल्तान खुश, बोले मजा आ गया, अब तो बढ़िया मराठे हमारी तरफ हो गए। मराठे उनकी तरफ से लड़ रहे हैं। लड़ते लड़ते उनको एहसास हुआ कि मुगल फौजें ज्यादा ताकतवर है, तो आधे युद्ध में पलट गए। और किन की तरफ हो गए? मुगलों की तरफ हो गए मराठे। ये चीजें आदिल शाही सुल्तानों को अच्छी लगी कि क्या? नहीं लगी। उनको अखर गई, बोले शोर्ट हो गई हमारे साथ में। इस बीच में क्या हुआ कि औरंगजेब वापस लौट कर चला गया आगरा में। आगरा में औरंगजेब लौट के गया तो आदिल शाही सुल्तानों के दिमाग में आया, सुल्तान के, कि चलो अब ये बहुत अच्छा मौका है, शिवाजी महाराज को हरा देंगे, मराठों की ताकत खत्म कर देते हैं। समझ रहे हो ना? अब कोई है तो है नहीं लड़ने के लिए। मुगल हैं, मुगल जा चुके हैं, मुगलों का जो मेन हेड है वही जा चुका है। धोखा इन लोगों ने करा था मराठों ने, सबक सिखा सकते हैं, अच्छा मौका है। तो सबक सिखाने के लिए से मतलब लगते हैं दरबार लगा था। दरबार में पूछा कि कौन है जो मराठों को सबक सिखाएगा, तो किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं करा। पर एक व्यक्ति था अफजल खान, इसका असली नाम अब्दुल्ला भंडारी है, भट्टारी। इसने हाथ खड़ा करा कि मैं सिखाऊंगा। अच्छा लंबा चौड़ा आदमी था, 7-1 फुट का। और वो लोग रहते ना कुश्ती वगैरह करने के शौकीन, वैसा ही कुछ था, पहलवानी था। कभी चलते हुए घोड़े को गिरा देना, हाथी को फूकट परेशान करना, मतलब बहुत ताकतवर आदमी था। इसको अपने बाहुबल पे बहुत विश्वास था। तो किसने बोला? अब्दुल्ला भट्टारी। कहाँ गया भैया हमारा अभियान? तोरण, ये रह गया ना सालेहर का अभियान। अब्दुल्ला भट्टारी
इसी का एक और नाम क्या है? अफजल खान। अफजल खान को क्या बोला कि शिवाजी को दबाना है, तो अफजल खान ने, इनके एक सैन्य अधिकारी था, पहले तो 10,000 की सेना लेके आया मराठों के क्षेत्र में। फिर इनका एक सैन्य अधिकारी थे कृष्णाजी भास्कर। क्या नाम था? कृष्णाजी भास्कर, इसका सैन्य अधिकारी। ये मिटाते हैं यार। अब्दुल्ला भट्टारी ने किसको भेजा? कृष्णाजी भास्कर को। किसके पास में? शिवाजी के पास में। वो शिवाजी को बुलवाया, बोले कि या तो शरणागति या आपकी गर्दन काट देंगे। और शिवाजी महाराज बहुत समझदार हैं, मतलब मराठे बहुत समझदार हैं, उनको पता है कि यार किसके साथ कैसा बिहेव करना है। तो जब कृष्णाजी भास्कर से मिल रहे हैं ना शिवाजी महाराज, तो वो मंदिर में लेके गए हैं उसको। कहां पे? मंदिर में। वो मंदिर में ले जाके जब उससे बातचीत करेंगे, तो ये कौन है? हिंदू है, कृष्णाजी भास्कर। तो 10 बार झूठ बोलने में सोचेगा। सही बात है ना? देवी माता का मंदिर है, दोनों बातचीत कर रहे हैं। इससे इनने बातें बातों में पूछा कि सच सच बताना, ये अफजल खान है समझौता चाहता है कि कुछ और है इसके दिमाग में। अब कृष्णाजी भास्कर जो है वो नमक के पक्के हैं, मतलब धोखा दे नहीं सकते हैं अफजल खान को, पर मंदिर में झूठ भी नहीं बोल सकते हैं। तो उन्होंने इनडायरेक्टली बता दिया कि धोखा तो देखो देना चाह रहा है तेरे को, समझौता नहीं चाह रहा है अफजल खान। शिवाजी महाराज को कुछ कुछ समझ में आ गया। तो देखो सीधे सीधे लड़ नहीं सकते, मराठों के पास में इतनी ताकत नहीं है कि 10,000 की सेना से सीधे सीधे लड़ेंगे। कहानी समझ में आ रही? तो शिवाजी महाराज अब दूसरे व्यक्ति को भिजवा रहे हैं, उनका नाम है गोपीनाथ, गोपीनाथ पंत। क्या नाम है? इनकी तरफ से कौन जा रहा है? गोपीनाथ पंत। शिवाजी महाराज ने किसको भिजवाया? गोपीनाथ पंत को। गोपीनाथ पंत जाते हैं और अफजल खान को बोलते हैं कि शिवाजी महाराज तो तैयार हो गए हैं समझौता करने के लिए, पर एक छोटी शर्त है। अफजल खान पूछता है क्या शर्त है? तो बोले कि जब समझौता होगा तो 4-4 लोग आएंगे, ज्यादा बड़ी सेना मत लेके आना। वहां पे ज्यादा बड़ी सेना लेके आओगे तो शिवाजी महाराज घबरा जाएंगे, क्या मतलब निकलेगा, समझौता ही नहीं करेंगे। तो दोनों के बीच में तय हुआ कि दोनों लोग कितने 4-4 लोगों को लेके आएंगे, ज्यादा लोगों को भीड़ नहीं लेके जाएंगे। इस बीच में जो गोपीनाथ पंत है ना, वो भी अंदर से जानकारियां जुटा रहे हैं वहां जाने के बाद में कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। दोनों के बीच में मिलना तय हुआ, और जो जगह तय हुई वो वहां प्रतापगढ़ का जंगल है, जो दोनों के बीच की जगह है, ना मराठों का एरिया है ना आदिल शाही का एरिया है। ऐसा तय हुआ कि प्रतापगढ़ के जंगलों में मिलेंगे, 4-4 लोग आएंगे। तो ये किसको लेके जा रहा है? एक तो अफजल खान है ही सही, कृष्णाजी भास्कर इसके साथ में है, एक और व्यक्ति है जिसका नाम है सैयद बंडा। अच्छा, इसमें बातचीत में तय हुआ था कि जो कैंप होगा उसमें सिर्फ 4 लोग जाएंगे, और 4 लोगों में भी कोई भी तलवारबाज नहीं रहेगा, कोई भी नहीं, क्योंकि लड़ने के लिए थोड़ी जा रहे हैं, पर समझौता करने के लिए जा रहे हैं। दोनों ने हाँ कर दी, अफजल खान ने भी हाँ कर दी। और इधर शिवाजी महाराज, एक और कोई होगा इनकी तरफ से, शिवाजी महाराज की तरफ से गोपीनाथ जा रहे हैं पंत, एक शिवाजी है ही सही, और इनके साथ 2 लोग हैं, एक तो जीवाजी, जीवा मेहरा, और एक और नाम है संभाजी कावजी। ये 4 लोग, इनमें कोई एक और था।
ये चारों जाते हैं। हाँ, उसमें 4 है, चौथा भी कोई है, पता नहीं कौन है, इतना प्रमाण भी नहीं मिलता, इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। सैयद बंडा ये न है, बंडा बंडा वैसे बोलते हैं ना, वैसा कोई बंडा है ये। अच्छा, बहुत बहुत खतरनाक तलवारबाज है, मतलब फेमस है, तलवारबाजी के लिए ही फेमस है। अब क्या हुआ कि इधर शिवाजी महाराज हैं, ये लेके आए 4 लोगों को, वो भी 4 लोगों को लेके आया है। पर बात तय ऐसी हुई थी कि ये जो अफजल खान है वो 1000 की सेना लेके आया, 10,000 इसने बिठा रखे हैं, 1000 की सेना कैंप की तरफ लेके आ रहा है। तो ये है जो कृष्णा जी गोपीचंद जो पंत हैं, गोपीनाथ पंत ने बोला कि आप 1000 की सेना मत लेके आना, नहीं तो शिवाजी महाराज मिलने से ही मना कर देंगे। तो बोले गए वाह यार, मिलना तो पड़ेगा, आज नहीं समझौता कैसे होगा। तो ये जाएगा, बोलेगा कि ठीक है मैं 4 ही लोग लेके जा रहा हूं, 4 लोग दोनों तरफ से आएंगे। फिर गोपीनाथ पंत फिर बोलेंगे कि 3 लोगों को बाहर रखो, सिर्फ मिलने वाले 2 लोग ही होने चाहिए। और इस बीच में जब शिवाजी महाराज एंट्री करेंगे उसके पहले उनको समझा दिया था कि आप पे हमला होगा 100%। तो आप क्या करो, आपकी पगड़ी के नीचे आपका कवच पहन लो सिर के लिए, बाकी जो कपड़े पहन रखे उसके अंदर भी कवच पहन के रखो। हथियार ले जाने की मनाही थी कि कोई हथियार नहीं लेके आएगा, समझौता हो रहा है। शिवाजी महाराज ने बोला ठीक है हथियार नहीं लेके जाएंगे, पर बगनका रख लेते हैं, अंदर की तरफ रहते हैं, ऊपर से अंगूठी जैसी नजर आती है। और यहां पे खंजर छुपा लिया। और जब अफजल खान आया तो उसने दोनों तरफ तलवारें टांग रखी थी, अपनी दोनों तरफ तलवारें टांग रखी है। फिर जब एंट्री करी तो क्या बात हुई थी कि अंदर जो पंडाल है उस पंडाल के अंदर सिर्फ 2 लोग रहेंगे। अफजल खान फिर पलट गया, सैयद बंडा को अपने साथ में लेके आया। फिर इन्होंने समझाया, ये गोपीनाथ जी ने बोले कि यार तेरे को इतनी बार समझा दिया, तू 7 फीट का आदमी, 5.5 फीट का आदमी डर रहा है यार बार बार, इसको बोल के बाहर रहे, सैयद बंडा को बोल के बाहर जाए। थोड़ा उसका खौफ था सैयद बंडा का, अच्छी तलवार चलाता था। सैयद बंडा वापस बाहर चला गया। अब इन दोनों की मिलने की बारी आई। उसको लग रहा था कि शिवाजी महाराज आएंगे घबराते हुए, हाथ पाथ जोड़ेंगे उसके। वो तो अपनी ताव में आए और इससे बातचीत करना चालू करी। बोले क्या चाह रहा है, तेरी क्या इच्छा है, हम भी समझौता चाह रहे हैं, लड़े वड़े खत्म करते हैं। तो ये तो डांटना चालू हो गया शिवाजी को, अफजल खान। जैसे इसने डांटा, बोले डर जाएगा, मैं 7 फीट का आदमी, वो 5.5 फीट का, घबरा जाएगा डांट से। बोले कि क्या धमाले कर रहे हो ये तुम, पहले हमारा साथ दिया ने फिर धोखा दे दिया, मुगलों के पक्ष में हो गए, छोड़ो ये सब, अधीनता स्वीकार करो, बैठ जाओ अपने घुटनों पे। शिवाजी महाराज ने बोला कि तमीज से बात करना, तो हाथ में पैर ऐसे कैसे ही चला जाएगा, डराया उसको। अब उसके समझ में आ गया कि यार ऐसे बात बनेगी नहीं। तो बस वो राजे राजे करके से हाथ फैला लिया उसने कि राजा आओ गले मिलो यार, लड़े बड़े छोड़े, आओ आप तो गले मिलो। किसको बोले, शिवाजी को, अफजल खान कि राजे राजे। शिवाजी महाराज भी आए के लिए गले लग रहा है, लग जा। मैंने बताया कि वो 7 फीट का आदमी है, ताकतवर बहुत है, उसके बाहुबल बहुत ज्यादा है, उसको इसी चीज का शौक था। तो उसने क्या करा, शिवाजी महाराज को ऐसे पकड़ लिया और गर्दन दबाने लग गया, जोर जोर से, खूब जोर से गर्दन दबाई, ऐसे कि मतलब खून रुक जाता है ना शरीर का, वैसे। और शिवाजी महाराज को पहले से पता था कि धोखा देगा जरूर, तो उन्होंने बगनका निकाला, उल्टे हाथ में बगनका था, ऐसे कैसे उसका पेड़ फाड़ दिया। हिरण्यकश्यप का फाड़ा था ना भगवान नरसिंह ने, बस ऐसे कैसे आते बाहर निकाल ली उसकी। फिर क्या करा, एक और हाथ में क्या था, खंजर। इस बीच में जब उसने गला पकड़ रखा है ना अफजल खान ने, तो उसने 4-5 बार चाकू से प्रहार करा शिवाजी महाराज की पीठ पे, पर कुछ हुआ ही नहीं। कवच पहन के गए थे। और इन्होंने क्या, खंजर निकाला और उसके पीठ के पीछे घूप दिया। वो जोर जोर से चिल्लाना चालू करा, बचाओ बचाओ, अल्लाह के लिए मुझे बचा लो। जैसे उसने बोला, सबसे पहले कूद के कौन आया, ये सैयद बंडा। ये सैयद बंडा आया और उसने 2 बार तलवारें मारी शिवाजी महाराज के सिर पे। पगड़ी कट गई पर कुछ भी नहीं हुआ। पता, ऊपर ही पहन रखा उन्होंने। जब तीसरी बार तलवार मार रहा था तो इनके साथ में जो ये जीवा मेहरा है ना, वो आए। इनके पास में वो तलवार देखिए जो बाजीराव के पास में रहती है, लंबी सी तलवार, ऐसी लहराते हुए।
वो ऐसी तलवार रखते थे, उसको बांध के रखना पड़ता है ऐसे। बस उन्होंने निकाली और सैयद बंडा का दाहिना हाथ ही काट दिया। पहले प्रहार में दाहिना हाथ काट दिया, दूसरे प्रहार में इसकी गर्दन काट दी। फिर वापस जब आधा घायल है, रो रहा है जोर जोर से कि अरे बचा लो बचा लो, बंडा की गर्दन काटी है। तो ये तो जिंदा है ना अफजल खान। तो जो अफजल खान को ले जाने लग गए पालकी में कि यार कैसे भी इसको बचा के ले जाएं, तो ये जो संभाजी कावजी है ना, इन्होंने ऐसे कैसे पालकी से ही घींच लिया उसको नीचे और इन लोगों ने मिलकर खत्म कर दिया। फिर जो उसने 10,000 की सेना बचा के रख रखी थी, मावले बोलते हैं इनको, जो योद्धा होते हैं मराठा, उनको क्या बोलते हैं? मावले। मावलों ने उन पर आक्रमण करा, 6,000 को वहीं मार दिया। जो 4-5 हजार बचे उनने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। ऐसे करके मराठों की जीत हुई। तो ये कहानी याद रहेगी, पूछते हैं आएगी। अपने को सन याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कौन ने किसका साथ दिया था। राइट, आगे बढ़े। फिर एक और सन है 1663। अब औरंगजेब बहुत परेशान हो गया है मराठों से, खूब परेशान। तो औरंगजेब ने उसके मामा को भेजा, जिसका नाम क्या है? शाइस्ता खान। अफजल खान कितनी बड़ी सेना लेके आया था? 10,000 की। शाइस्ता खान के पास कितनी बड़ी सेना है? 1.5 लाख की। कितनी? 1.5 लाख। वो मुगल हैं, उनके पास सेना है, उनके पास राजपूत है भरे पड़े हुए लड़ने के लिए। आसपास के जितने हैं सब साम्राज्य उसकी गुलामी मानते हैं। तो बड़ी भारी सेना लेके आया है औरंगजेब का मामा शाइस्ता खान। और रुका कहाँ है? लाल महल में। कहाँ रुका है? लाल महल में। इसने जब आया है तो इसने खूब लूटपाट करी, खूब मंदिर तोड़े, खूब मंदिरों के आगे गायें काटी, जहां से जाते हिंदुओं को मार देते, पुरुषों को। कोई औरत होती तो उसका शील भंग कर देते। इनका बस यही काम था शाइस्ता खान का। पूरा बदनाम हो गया था पूरे क्षेत्र में, क्या ये आ रहा है तमाशे कर रहा है। इसने पूरे मराठा साम्राज्य में खूब लूटपाट करी, खूब। इसको रोकना जरूरी था। आमने सामने की लड़ाई में लड़ना संभव नहीं था। ये थोड़ी सी सेना मराठों की, ये 1.5 लाख की प्रशिक्षित सेना थी इनकी, जिसमें राजपूत थे, हमेशा मरने के लिए तैयार रहते थे। ऐसे में क्या करें? तो शिवाजी महाराज का बचपन निकला हुआ था लाल महल में, मतलब बहुत टाइम तक रुके थे। तो शिवाजी महाराज 700 लोगों के साथ में जाते हैं। 700 लोगों के साथ में जाएंगे और क्या बन के जाएंगे? तो मुगल सेना वाले बन के ही जाएंगे कि हम तो मुगल सैनिक हैं। शुरुआत में एंट्री करने के लिए करेंगे कि हम तो शादी में बाराती हैं, बाराती बन के गए। बाद में सैनिकों का भेष धरा तो बोले कि हम तो खुद मुगल सैनिक हैं। इसके कैंप में जाएंगे बाकायदा शाइस्ता खान के। आते से झगड़ा भी नहीं करेंगे, आराम करेंगे। पहले इसके कैंप में रुके, आराम करा। जहां कुछ खाने का था, नाश्ता पानी भी करा इन लोगों ने उसी के कैंप में। फिर जब आराम हो गया, थोड़े रिलैक्स हो गए, तो बोले अब मारकाट करते हैं चलो। तो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने एक भूल कह दो या कुछ भी कहो, इन्होंने वो करना जरूरी भी था। इन्होंने ये करा कि सबसे पहले मारने में किसको चालू करा? तो जो बाहर गेट पे खड़े रहते हैं ना, पहरी, इन्होंने उनको मारा। तो पहरियों में से कुछ लोगों की आवाजें निकल गई। शाइस्ता खान को पता चल गया कि मराठे आ गए। वो घबराया, और घबराने के चक्कर में पहले तो अपनी औरतों के बीच में, मतलब औरतों का अलग रहता है, पता है ना आपको? हरम नाम सुना है? हरम, जहां सिर्फ औरतें रहती है। तो पहले तो औरतों के बीच में घुस गया ये। फिर इसने कोशिश करी औरतों के कपड़े पहन लूं भगने में, कि छुप जाऊंगा। जब इसको लगा कि मैं पकड़ा जाऊंगा, मैं दाढ़ी वाड़ी न जाएगी, दाढ़ी कब कटवाऊं, इतना टाइम भी नहीं है, तो इसने ऐसी खिड़की से कूदने की कोशिश करी। और शिवाजी महाराज इसके पीछे पीछे भागे, आगे भाग रहा है। शाइस्ता खान कौन है? औरंगजेब का मामा। ये भगा आगे, और सीढ़ियों से, ये इससे अगर कूदना अपने को तो हाथ तो रखना पड़ेगा, फिर नीचे कूदेंगे। तो जब इसने हाथ रखा और जैसे ही नीचे कूदा, तो शिवाजी महाराज ने इस पर तलवार मारी और इसकी 3 उंगलियां काट दी। फिर भी जैसे तैसे कूद के निकल गया। औरंगजेब इतना नाराज हुआ इससे कि इसको बोला कि आजकल मेरे को नजर मत आना, मेरी आंखों के सामने मत आना। ऐसी इसकी कहानी थी। किसकी? शाइस्ता खान की।
ये घटना कब की है? 1663। ठीक है, बाकी अपन लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।